हेलो स्टूडेंट्स, तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन किया। उसने लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन किया। डेलो के बेसिस पे उसने बताया कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और कौन सा लिगेंड वीक लिगेंड होता है। ठीक है, अब इन्हीं बेसिस पे उसने मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में भी बहुत सी ऑब्जर्वेशंस दी कि इस तरीके से हम लोग स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग कॉन्फिगरेशन लिखेंगे लिगेंड बेसिस पे, देन हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों ने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारे पास जो मेटल्स होते हैं डी ब्लॉक वाले, उनके कॉम्प्लेक्सेस कलर शो करते हैं, वो कलर शो करते हैं। वहां पे मैंने बोला था वर्ड डी ट्रांजिशन। वो डी ट्रांजिशन क्या होती है अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी जो हमारे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, जिनसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनको हम लोग बोलते हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग किस टाइप की होती है उसको भी हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं डी ब्लॉक के मेटल्स के साथ, वो कलर क्यों शो करते हैं। देखो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कॉम्प्लेक्स का TiH2O6 होल 3+, ठीक है, टाइटेनियम 3+ मेटल है इसमें, ठीक है, टाइटेनियम 3+ मेटल है। ठीक है, तो देखो टाइटेनियम 3+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसमें D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन है। मेरे पास अब यहाँ पे मेरे पास डी ब्लॉक में मेरे पास देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1 है, तो ये मेरे पास एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करेंगे तो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग शुरू होगी इस तरीके से। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1, तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा इस T2G ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास रखा होगा इस T2G ऑर्बिटल में। तो देखो हम क्या बोलते हैं कि ये जो TiH2O6 3+ होता है ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट एब्जॉर्ब करता है। और ये किस कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब तो ग्रीन कलर की लाइट करता है, लेकिन ये एब्जॉर्ब तो ग्रीन कलर की लाइट करता है, लेकिन ये हमें पर्पल कलर का दिखता है, ये हमें पर्पल कलर का दिखता है। जो हमारे पास हाइड्रेटेड टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है वो ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब करता है और पर्पल कलर शो करता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करने पर ग्रीन लाइट ही क्यों एब्जॉर्ब कर रहा है और पर्पल ही क्यों एमिट कर रहा है। ठीक है, तो देखो इसका क्या रीजन है, हमारे पास यहाँ पे जितने भी डी ब्लॉक के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मेरे पास जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे पास D1 में एक इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही इस पे लाइट फॉल करेगी तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और एब्जॉर्ब करने के बाद होगा क्या, एब्जॉर्ब करने के बाद ये अपनी नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, अब T2G के बाद नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेवल कौन सा है, EG ही तो है। तो ये एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ चला जाएगा, EG में चला जाएगा, यानी कि T2G से इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो गई EG ऑर्बिटल में। ठीक है, जब ये लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ गया, ठीक है, तो लाइट देखो जो एब्जॉर्ब होगी, जो लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, इस एनर्जी गैप पे, यानी कि डेलो पे। जो डेलो होता है, जो डेलो होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो लाइट की वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी। यानी कि देखो अगर मैं इसमें से व्हाइट लाइट दी, ठीक है, डेलो क्या है, एक एनर्जी गैप ही तो है, डेल्टा E तो है, जो किसके इक्वल होता है, hc/λ के इक्वल। ठीक है, जो इसकी डेलो होगी, जो इनके बीच का एनर्जी गैप होगा उसी के कॉरस्पॉन्डिंग तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो गई। ठीक है, यानी कि मेरे पास व्हाइट लाइट में से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी गैप के कॉरस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी। अब मैंने बोला कि ये जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करता है, यानी कि इसका एनर्जी गैप इतना है कि कॉरस्पॉन्डिंग उसकी जो वेवलेंथ है ना, जो वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन व्हाइट लाइट में से ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वेवलेंथ उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आएगी और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, अब ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो हुआ क्या है, ये एक डी ऑर्बिटल से दूसरी डी ऑर्बिटल में गया है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं डी ट्रांजिशंस। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डी ट्रांजिशन। मैंने आपको बोला था
डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में कि जो मेटल आयंस होते हैं ना, इनके कॉम्प्लेक्सेस में डी डी ट्रांजिशन होता है। यही डी डी ट्रांजिशन है एक T2G ऑर्बिटल से ये EG ऑर्बिटल में जा रहा है। इसी डी डी ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग ही इसने अब कुछ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करी। अब जब एक्साइटेड स्टेट में गया तो ये अनस्टेबल होगा। ये क्या करेगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ये कुछ ना कुछ लाइट एमिट करेगा फिर से। अब जो ये कलर एमिट करेगा ना, वो इस ग्रीन कलर के कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, जो इसकी जो मेरे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ होगी वो अब एमिट होगी। हम लोगों ने विबग्योर पढ़ा है ना, ठीक है, हम लोगों ने विबग्योर पढ़ा हुआ है। तो देखो VBGYOR, ठीक है, तो इसने ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब करी, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इसी तरीके से ये वॉयलेट लाइट को एमिट करता है। वैसे करनी तो रेड चाहिए, लेकिन ये वॉयलेट जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ना, उस कलर की लाइट को ये एमिट करता है। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा ना, तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाली लाइट को एमिट करेगा। यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो किसकी कॉरस्पॉन्डिंग होगी, जितना मेरे पास एनर्जी गैप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी। और जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उससे जो लाइट एमिट होगी उसका कलर एब्जॉर्ब लाइट के कॉरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। इसी वजह से डिपेंडिंग अपॉन जो मेरा डेलो है, ये टाइटेनियम 3+ कॉम्प्लेक्स ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है और ये एमिट करता है पर्पल कलर, ये एमिट करता है पर्पल कलर, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है, जो मेरे पास एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है वो तो कलरलेस होता है, लेकिन जो मेरे पास हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होता है CuH2SO4.5H2O, आप लोगों ने शायद लैब में हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स भी बनाए होंगे। ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है, ये ब्लू कलर का होता है। और डिपेंडिंग अपॉन जो मेरे पास कॉपर 2+ का वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, डिपेंडिंग अपॉन वहां पे एनर्जी गैप कितना है, ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है। ये कॉपर सल्फेट डिपेंडिंग अपॉन डेलो कितना है, ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है और कॉम्प्लीमेंट्री कलर ब्लू कलर एमिट करता है। यानी कि कहने की बात यही है, जितने भी मेरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना, उनमें जहां पे भी मेरे पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लोअर डी ऑर्बिटल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डेलो के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर वाले एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे और उसके बाद जो कलर की लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वो लाइट एमिट करते हैं। इन्हीं डीडी ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड होते हैं। अब वो पेपर में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। अब एक और चीज यहाँ पे रह गई कि जो कलर एब्जॉर्ब होगा, मैंने बोला वो किस पे डिपेंड करेगा, कलर एब्जॉर्ब डिपेंड करेगा कि वहां पे एनर्जी गैप कितना है, ठीक है। अब एनर्जी गैप किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है लिगेंड पे। यानी कि अगर मैं लिगेंड चेंज कर दूं, मैंने अभी हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स की बात करी, अगर मैं वाटर की जगह अमोनिया लिगेंड ले लूं तो डेलो चेंज हो जाएगा। अगर डेलो चेंज हो गया तो जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो रही थी वो भी तो चेंज हो गई। अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब चेंज हो गई तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड भी तो चेंज हो जाएगी। यानी कि देखो, जो मेरे पास कलर होता है, जो मेरे पास कलर होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं लिगेंड्स पे, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं लिगेंड्स पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो मेरे पास निकल का कॉम्प्लेक्स होता है, जो मेरे पास निकल का कॉम्प्लेक्स होता है वाटर के साथ NiH2O6 और मेरे पास निकल का कॉम्प्लेक्स होता है अमोनिया के साथ NiNH3 तो देखो इसके केस में मेरे पास जो ये NiH2O6 होता है ना, ये रेड कलर एब्जॉर्ब करता है और ब्लू ग्रीन कलर एमिट करता है, ठीक है। ये रेड कलर एब्जॉर्ब करता है और ये ब्लू ग्रीन कलर एमिट करता है। लेकिन मेरे पास ये जो NH3 का कॉम्प्लेक्स होता है, ये ग्रीन कलर एब्जॉर्ब करता है और ये ब्लू कलर एमिट करता है, ये ब्लू कलर एमिट करता है। अब ऐसा क्यों हुआ, देखो ये जो मेरे पास वाटर होगा ये तो एक वीक लिगेंड होगा, यानी कि वाटर के कॉम्प्लेक्सेस में जो मेरे d ऑर्बिटल्स के बीच में जो डेलो होगा, जो मेरे d ऑर्बिटल्स के बीच में जो डेलो होगा, ये डेलो क्या होगा, छोटा होगा, डेलो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनना, जो इसने वेवलेंथ, जो एनर्जी गैप है डेलो वो छोटा है, ठीक है। अब जो मेरी डेलो की वैल्यू है वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है,
यानी कि देखो अगर डेलो स्मॉल है मेरे पास, वाटर के केस में ये वीक लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम होगी तो डेलो छोटा होगा। अगर डेलो छोटा है यानी कि जो मेरे पास वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्ब लाइट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। इसी वजह से ये हाई वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और लो वेवलेंथ की लाइट को ये एमिट करता है। ध्यान रखना, अगर मेरे पास वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड के केस में डेलो छोटा होगा, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड उसके कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी गैप डेलो में और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है। तो एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ जो है ना वो तो ज्यादा है, लेकिन एमिटेड वेवलेंथ यहाँ पे छोटी है। डिफरेंस याद रखना, एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ तो ज्यादा है, लेकिन जो मेरे पास एमिटेड वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ कलर एमिटेड, ये कैसा होगा, छोटा होगा। तो वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है ऑप्शंस देके कि बताओ किसके केस में डेलो ज्यादा होगा, किसके केस में डेलो कम होगा। ऐसे क्वेश्चन जेई में भी आए हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी वैसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसके केस में बात करूं तो अमोनिया कैसा लिगेंड है, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है इस तरीके से। तो इसके केस में मेरे पास डेलो की वैल्यू क्या होगी, लार्ज होगी। अगर डेलो की वैल्यू ज्यादा है यानी कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब छोटा होगा, लेकिन वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड क्या होगा, लार्ज होगा। यानी कि एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ देखो छोटी है ग्रीन, लेकिन एमिटेड वेवलेंथ क्या है मेरे पास, ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रेड कलर आएगा, ठीक है, ये रेड कलर आएगा। तो एमिटेड वेवलेंथ मेरी ज्यादा है और एब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ मेरी कम है। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जो मेरे पास ये कलर, जो कलर ये एब्जॉर्ब करेंगे ना, वो लिगेंड पे भी डिपेंड करेगा। अगर लिगेंड वीक लिगेंड है तो जो लाइट एब्जॉर्ब होगी उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अगर लिगेंड मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो लाइट जो एब्जॉर्ब होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इसका डेलो ज्यादा होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली जेईई में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल और बताती हूँ। लाइक ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक मेरे पास प्रेजेंट है CrCl6 3-, ठीक है। एक मेरे पास इसमें ये कॉम्प्लेक्स है, दूसरा कॉम्प्लेक्स है CrNH3 6 3+, दूसरा कॉम्प्लेक्स है CrNH3 3+, तीसरा कॉम्प्लेक्स मेरे पास है CrH2O6 3+। ये तीनों मेरे पास कॉम्प्लेक्सेस गिवन है और उसके अलावा ना मुझे इनकी लैम्डा मैक्स गिवन है, इसकी लैम्डा मैक्स गिवन है 765, इसकी 458 और इसकी अप्रोक्सीमेटली 680 समथिंग इनकी लैम्डा मैक्स गिवन है, ठीक है। वो बोल रहा है इनको इनके डेलो के ऑर्डर में अरेंज करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन तीनों को इनके डेलो के ऑर्डर में मुझे अरेंज करना है। तो देखो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ये जो मेरे पास वेवलेंथ गिवन है ना, ये एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ गिवन है, ठीक है। तो इसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ सबसे ज्यादा, अगर एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ सबसे ज्यादा यानी कि इसका डेलो सबसे छोटा, तो मेरे पास फर्स्ट का डेलो सबसे कम होगा। उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ सबसे कम, तो डेलो इसका सबसे ज्यादा होगा, यानी कि डेलो सेकंड का सबसे ज्यादा होगा। इसकी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन मेरे पास इंटरमीडिएट, तो इसलिए इसका डेलो क्या आएगा, बीच में आएगा। तो जिसकी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा, उसका डेलो सबसे कम, इसका डेलो सबसे कम। जिसकी वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे कम, उसका डेलो सबसे ज्यादा। तो ऐसे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है। जो क्वेश्चन जेईई में पूछे गए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये कलर क्यों शो करते हैं। हाँ, अब एक और बात, जो मेरे पास D10 वाली स्पीशीज होती है, या फिर जो मेरे पास D0 वाली स्पीशीज होती है, ये स्पीशीज कलरलेस होती है, क्योंकि देखो सारे के सारे D तो फील्ड है, ये D भी फील्ड है, 1 2 3 4 5 6 ये भी फील्ड है। तो एक्साइटेशन कहाँ पे होगा, डी ट्रांजिशन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे ऑर्बिटल्स ही फील्ड है, ये एक्साइट होके जाएगा ही कहाँ पे। इसलिए मेरी D10 वाली स्पीशीज कैसी होती है, कलरलेस होती है। वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से कौन सी स्पीशीज कलरलेस है। मैंने आपको KMNO4 का एग्जाम्पल दिया था। देखो अब KMNO4 के केस में, KMNO4 जो होता है, ये इसका जो कलर होता है, बार बार बता रही हूँ, याद रखना, इसका कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता। इसका कलर डी ट्रांजिशन की वजह से नहीं होता, इसका कलर होता है चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और चार्ज ट्रांसफर कहाँ हो रहा है, ऑक्साइड से O- से लेके मैंगनीज तक। कहाँ पे हो रहा है, O- से मैंगनीज तक, यानी कि लिगेंड से मेटल तक।
तो चार्ज ट्रांसफर की वजह से KMnO4 का कलर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसका कलर DD ट्रांजिशंस की वजह से नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो मैंगनीज किस स्टेट में है, +7 स्टेट में है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें है ही नहीं, D0 स्टेट है ना, ट्रांजिशन किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि D0 और D10 वाली स्पीशीज मेरी कलरलेस होती है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक और केस आता है, अगर मैं D5 की बात करूँ ना, अगर मैं D5 की बात करूँ तो उसमें भी DD ट्रांजिशंस नहीं होती, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास प्रेजेंट है 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है ना, तो सेम स्पिन में तो ये रह नहीं सकता, इसको अपनी स्पिन को उल्टा करना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए। तो ये मेरे पास, इसको हम बोलते हैं स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो स्पिन फॉरबिडन होने की वजह से यहाँ पे भी DD ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं होती, यहाँ पे भी DD ट्रांजिशंस पॉसिबल नहीं होती। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया इनके कलर्स के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, कि ये कलर्स क्यों शो करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेटल कार्बोनिल्स के अंदर बॉन्डिंग के बारे में, ठीक है। तो देखो मेटल कार्बोनिल्स में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ये जो मेरे मेटल कार्बोनिल्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम लोग OMC बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स इनको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल और कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड होगा तो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बोलेंगे, उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स बोलते हैं। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होता है वो ऑर्गेनोमेटलिक ही होते हैं। बहुत से ऐसे कंपाउंड है जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता, फिर भी वो ऑर्गेनोमेटलिक्स होते हैं। आपने विल्किंसन कैटलिस्ट का नाम सुना होगा, RH2PPH3Cl। इस बार शायद क्वेश्चन भी आया था कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी मेरे पास मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, फिर भी ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। और बहुत सी ऐसी स्पीशीज होती है जिनमें मेटल कार्बन बॉन्ड होने के बावजूद भी वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स नहीं होते। तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स मेरे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे मैच करती है। इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना। इस बार जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि Mn2CO10 एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होता है, इसका रीजन क्या है। उसने बोला कि MnMn बॉन्ड होता है मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड की वजह से, या फिर मैंगनीज कार्बन की वजह से, और भी ऑप्शन से। तो ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि इसमें मैंगनीज कार्बन बॉन्ड होता है। तो जिसमें मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड होते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड बोलते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट का क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है। इसका रोल भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करता है एल्कीन्स की, सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करता है एल्कीन्स की। सिलेक्टिव कैसे? ये टर्मिनल एल्कीन्स को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन जो मेरे पास इंटरनल एल्कीन्स होते हैं ना, उनको रिड्यूस नहीं करता। यानी कि देखो, अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कंपाउंड प्रेजेंट है, इसको तो रिड्यूस कर देगा, लेकिन अगर मेरे पास इंटरनल एल्कीन प्रेजेंट है इस तरीके का, तो उसको ये रिड्यूस नहीं करता। तो ये टर्मिनल एल्कीन्स को तो रिड्यूस कर देता है, लेकिन इंटरनल एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता। इस बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था कि विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, मेटल बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, कि मेटल कार्बोनिल्स में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। तो देखो, इस तरह की बॉन्डिंग को ना हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? देखो, जो मेरे पास मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे पास कार्बोनिल प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। होता क्या है, कार्बन अपने लोन पेयर इसके वैकेंट d ऑर्बिटल्स को दे देता है, ठीक है, इसके वैकेंट d ऑर्बिटल्स को दे देता है, इसके पास d ऑर्बिटल्स बचे हुए हैं, तो सिग्मा बॉन्ड बन गया मेरे पास इस तरीके का, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो मेटल है ना, ये जो मेटल है, मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि जो मेरे पास मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट्स में उन्हीं लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। ये एक लाइन बोली थी मैंने, इस लाइन का मतलब आपको अब समझ आएगा। देखो, जैसे जैसे ये कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है, सपोज करो इसकी जीरो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सिनर्जिक बॉन्डिंग देखो। कार्बन ने क्या किया? अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के d ऑर्बिटल में डोनेट किए। अब होता क्या है, अब मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और हमने जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी तो वहां पे हमने देखा था इस कार्बोनिल के पास ना एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जो कि वैकेंट होते हैं,
ठीक है। एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं जो कि वैकेंट होते हैं। तो ये मेटल क्या करता है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक तरीके से बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग बोलते हैं कि पहले कार्बन ने अपने लोन पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल में दिए, उसके बाद मेटल ने उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स आए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके पास कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना, ये उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस कार्बन के इस CO के वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो देखो एक तरीके से बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग हो रही है, फ्रॉम कार्बन टू मेटल देन मेटल टू कार्बन। इस बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इस बाई डायरेक्शनल बॉन्डिंग को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो देखो हुआ क्या, जब ये पाई बॉन्ड बनता है ना, तो ये पाई बॉन्ड खत्म हो जाता है, तब मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 ही पाई बॉन्ड बचते हैं। तो हुआ क्या, इस बाई बॉन्डिंग की वजह से ना, जो मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल में दिए हैं, इसी वजह से यहाँ पे मेटल और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ जाती है। मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई तो ये मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस बॉन्डिंग को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इस बॉन्डिंग को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब वही इंपॉर्टेंट लाइन कि मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में उन्हीं लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। तो देखो जो पाई स्टार में एक्सेप्ट कर रहा है तो इसलिए ये लिगेंड कैसा हुआ, पाई एक्सेप्टर लिगेंड हुआ, ये एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड हुआ। अब क्यों ये इन्हीं के साथ ही क्यों बॉन्ड बनाएगा, देखो एक प्रिंसिपल होता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। ये CO अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, ठीक है। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज होता, ठीक है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज होता, +2 होता, +3 होता, इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं लिगेंड से, तो होता क्या, लिगेंड और जो मतलब लिगेंड ने जो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को न्यूट्रलाइज कर लेता, ठीक है। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 है, लिगेंड इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करे जा रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है जो इसको स्टेबलाइज करेगा। तो देखो अब इसी वजह से, अब क्योंकि इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज तो है नहीं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इस पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। इस पे फॉर्मल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता जाएगा। मेटल तो इस नेगेटिव चार्ज को बियर ही नहीं कर सकता, मेटल की तो टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रॉन देने की, तो ये मेटल इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इस फॉर्मल नेगेटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता। तो ये क्या चाहेगा कि मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस से किसी लिगेंड को दे दूं, ठीक है। अब ये कार्बोनिल के पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल होते हैं, तो वो तो एक्सेप्ट कर सकते हैं मेटल से इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, ये कार्बोनिल मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और मेटल पे जो फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आया ना उसको स्टेबलाइज कर देंगे। इसी वजह से जो मेरे मेटल कार्बोनिल्स बनते हैं, इसी वजह से जो मेटल होता है वो अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में उन्हीं लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है जो पाई एक्सेप्टर हो, जो अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में मेटल पे आए फॉर्मल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दे, और मेटल उन्हीं के साथ इसीलिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में बॉन्ड बनाता है। अब अगर कोई ऐसा लिगेंड हो ना, अगर लाइक कोई भी लिगेंड हो, ClBr हो, वो तो मेटल के फॉर्मल नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज ही नहीं कर पाएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना वो वैसे ही इतना अनस्टेबल बन जाएगा। तो इसी वजह से मेटल अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में उन्हीं लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाता है जो कि पाई स्टार, जो कि पाई एक्सेप्टर होते हैं, जिनके पास वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में, वो आपसे सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है। अब यही पाई एक्सेप्टर जो होते हैं ना, मेरे पाई एक्सेप्टर जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो हमने अभी तक देखा है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अब इसका रीजन हमारे पास एक थ्योरी आती है लिगेंड फील्ड थ्योरी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हमें नहीं पढ़नी, ठीक है। तो देखो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब पेपर में आपसे जेईई में इस बारी ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं ना, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे इनके स्ट्रक्चर में। इनके कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास एनसीईआरटी में गिवन है, तो वो स्ट्रक्चर आप लोगों को करने हैं। सबसे पहला है NiCO4 बनता है। NiCO4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। NiCO4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। मैंने ये आपको एक्सप्लेन भी किया था जब मैंने आपको VBT पढ़ाई थी तब,
कि इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों होती है, कन्वर्टेड डिटेन सिस्टम होता है, ये मैं आपको वहां पे एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे NiCl4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल, वो आपसे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है FeCO5। तो FeCO5 का जो स्ट्रक्चर होता है वो TBP, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इस तरीके का, ठीक है, ट्रायगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमें गिवन है Mn2CO10 का स्ट्रक्चर, Mn2CO10 का स्ट्रक्चर। तो इसमें मेरे पास मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड होता है और 5 CO मेरे पास हर एक मैंगनीज के ऊपर लगे होते हैं इस तरीके से। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, Mn2CO10, ठीक है। तो देखो NiCO4 का निकल टेट्राकार्बोनिल का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, मेरे पास FeCO5 का TBP स्ट्रक्चर होता है और मेरे पास Mn2CO10 का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब मेरे पास एक और कंपाउंड है CrCO6, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, 6 के 6 यहाँ पे मेरे पास CO लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचता है बहुत इंपॉर्टेंट CO2CO8, जिससे इस बारी जेई ने क्वेश्चन पूछा था इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। उसने पूछा था कि बताओ इसमें कितने मेरे पास CO बॉन्ड होंगे और कितने मेरे पास ब्रिजिंग लिगेंड होंगे। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, CO, ये मेरे पास कोबाल्ट है, ये मेरे पास कार्बोनिल है, 3 कार्बोनिल तो ऐसे ही अटैच होते हैं, ठीक है। बचे 2 कार्बोनिल, ये 2 कार्बोनिल एज अ ब्रिजिंग लिगेंड, जब एक लिगेंड 2 मेटल से अटैच होगा तो उसको हम लोग ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं। तो मेरे पास 2 कार्बोनिल एज अ ब्रिजिंग लिगेंड होते हैं। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था कि इसमें ब्रिजिंग लिगेंड कितने होंगे और इसमें कोबाल्ट कोबाल्ट यानी कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने होंगे। तो इसमें 2 ब्रिजिंग लिगेंड है और एक मेरे पास मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है CO2CO8 का। ये स्ट्रक्चर जो है मेरे पास एनसीईआरटी में गिवन है, जनरली फोकस नहीं करते बच्चे, लेकिन इसी से क्वेश्चन जेई ने पूछ दिया। और तो और आपको अब खुद से एक चीज पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में एनसीईआरटी में कुछ एप्लीकेशंस गिवन है लास्ट में, उन एप्लीकेशन से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन आया और 2-3 क्वेश्चन आए, एक भी नहीं 2-3 क्वेश्चन आए अलग अलग शिफ्ट्स में। तो और एनसीईआरटी में वो चीजें आपको खुद रीड करनी है और जो भी उसके अंदर गिवन है उनकी एप्लीकेशंस में वो सभी जरूर पढ़ना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी में वो चीजें गिवन है तो आपको वो चीजें पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा रूबी जो होता है हमारे पास एल्यूमिना के अंदर क्रोमियम 3+ आयंस होते हैं, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा हुआ है। बेराइल हमारे पास एक सिलिकेट होता है बेराइल, उससे रिलेटेड भी कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, देखना चेक करना। उससे इस बार जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी आपको रीड करना है। यूजेस को बिल्कुल मत छोड़ना, इस बार भी जेई में क्वेश्चन आया था, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस लेक्चर में अगर आपको कोई भी डाउट है आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।